इन मोनोपली द डिमांड कर्व ऑफ फर्म, डाउनवर्डिंग स्लोप होता है इनका डिमांड कर्व, यानी कि AR कर्व की बात कर रहा है। देयर आर डैश इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द मोनोपलिस्ट, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपली है। MC इज इक्वल टू MR, और MC का को MR राइज करते हुए कट करता है। इन बायलैटरल मोनोपली प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। बायलैटरल मोनोपली में हमारी जो प्राइसेस हैं वो निगोशिएशन से डिटरमाइंड होती हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है या मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से डिटरमाइंड नहीं होती, बल्कि वो निगोशिएशन से होती हैं। इसको हमने जब पढ़ा ये चैप्टर तो बहुत डिटेल के साथ हमने इसको बायलैटरल मोनोपली को देखा था, कैसे मार्जिनल एक्सपेंस के कर्व और जो डिमांड एंड सप्लाई के कर्व में अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं। और मोनोपोलिस्ट और जो परफेक्ट जो मोनोपली की प्राइस है उसके दरमियान ही कहीं निगोशिएशन होती है और प्राइसेस डिटरमाइंड हो जाती है मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के दरमियान। चैम्बर्लियन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए सेकेंड डिमांड कर्व एज ए एक्चुअल सेल डिमांड कर्व, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये भी मेमोराइज क्वेश्चन है। इन थर्ड मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय, उसमें दोनों एंट्री ऑफ न्यू फर्म भी आ जाती है और प्राइस एडजस्टमेंट भी होता है। फर्स्ट मॉडल के अंदर सिर्फ न्यू एंट्री थी, सेकंड मॉडल के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट था, थर्ड मॉडल के अंदर हमने दोनों को देखा कि प्राइस एडजस्टमेंट भी वर्क कर रही होती है और एंट्री भी हो रही होती है फर्म्स की। एवरीवन शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, जब शुड का वर्ड यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम पढ़ चुके हैं। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट व्हाट इज़, यानी कि क्या है, एक्चुअल में चीज़ क्या है, यानी कि हम उसको देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एज इट इज़ व्हाट इज़, यानी कि वो कैसी है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ सोशल फ्रेमवर्क, सारे मेमोराइज क्वेश्चन हैं ये, यानी कि जो आपने याद करने हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कैसल ने पेश की। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल, ये बहुत फेमस है, दादा भाई नौरोजी। इनपुट आउटपुट एनालिसिस ओरिजिन एंड डेवलपमेंट टू लियोनटिफ, लियोनटिफ को नोबेल प्राइज़ कब मिला ये भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्ले ए सेंट्रल रोल इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर मेन रोल प्ले करता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, जब ये मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाई तो बताया था कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमारा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। Who urged that pure profit can arise only in dynamic economy? J.B. Clark. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ फ्यूचर ऑफ, ये 2015 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। और जो मैंने बायलैटरल मोनोपली का आपसे पेपर में पूछा हुआ था क्वेश्चन वो भी 2015 का ही था। तो ये मोनोपलिस्ट कर सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इज़ इन पाकिस्तान सर्विस सेक्टर, ये इकोनॉमी ऑफ जो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी का मैंने आपको सर्वे सेंड किया था तो उसमें ये चीज़ें थी। सबसे जो लार्ज सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो पॉपुलेशन से रिजल्ट हम निकालते हैं वो हमारे पास पैरामीटर कहलाते हैं, और जो सैंपल से निकाले जाते हैं उन्हें स्टैटिस्टिक बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज़ कॉल्ड, उसे हम सैम्पलिंग एरर। ट्रेड ऑफ डिफरेंट गुड्स की हो तो वो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होती है। अगर वो सब्सिट्यूट्स गुड हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेस पे हो रही है तो वो इंट्रा इंडस्ट्री होती है। अगर डिफरेंट गुड हैं यानी कि वो एक दूसरे का सब्सिट्यूट्स नहीं है तो वो इंटर इंडस्ट्री होगी। फॉरेन करेंसी सेल इन स्पॉट मार्केट एंड परचेज इन फॉरवर्ड मार्केट, इसे स्वैप्स बोलते हैं। आर्बिट्रेज, स्वैप्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये हमने इंटरनेशनल फाइनेंस का जब पढ़ा था चैप्टर तो बड़ी डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें
डिस्कस हुई थी। 2015 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद वो आर्बिट्रेज से था या उससे हेजिंग से था, इन दोनों में से एक था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Q इज इक्वल टू 10/p। इसकी जो डायग्राम बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह की बनेगी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इधर आ गया, PQ मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि ये एक्सपेंडिचर इधर क्या है, कांस्टेंट है। जब भी आपके एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बनेगा, तो आपने उसका जो सही जवाब है वो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 लगा देना है। तो इसका जो पहला है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 जवाब आएगा। तो ये मेरे यूट्यूब पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उधर ये मैंने मुकम्मल प्रूफ किया हुआ है, उधर से भी आप ये देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, इसका भी जाहिर सी बात है ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसकी भी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ही होगी। वाई टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हेट्रो के लिए यूज़ होता है। इकोनोमेट्रिक्स जब मैंने पढ़ाई आपको तब हमने ये देखा। इफ़ द वैल्यू ऑफ डर्बन-वाटसन टेस्ट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, नो ऑटो कोरिलेशन है। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड सिंगल इक्वेशन के लिए यूज़ होता है, 2SLS सिंगल के लिए होता है, 3SLS ये हमने सब चीज़ें पढ़ी। इनडायरेक्ट जो ये पूछा हुआ है तो ये किसके लिए होगा, सिंगल इक्वेशन मेथड होगा, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर ILS मेथड जो होता है। K-M लेस देन G-1, ये 2015 में भी आया हुआ था, पर उधर आइडेंटिफाई का आया हुआ था। तो ये मैंने क्या पूछा आपसे, अंडर आइडेंटिफाई का पूछा हुआ है। तो पेपर आज को जो मैंने बनाया वो बहुत ही सिंपल था पेपर, कोई इसके अंदर कोई चीज़ें मुश्किल नहीं थी। जो जीके के क्वेश्चन मैंने आपसे 20 शेयर किए हुए थे, तो वो आपको अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप गूगल कर सकते हैं। जो आज के पेपर के जो क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। 2015 और 17 का जो पेपर था उसको जहन में रखकर ये बिल्कुल सिंपल सा पेपर बनाया गया, वो भी पेपर इसी तरह सिंपल थे। तो मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।